In today's class, we will learn about the image formation by the lenses. रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमको आइडिया लग गया। लेंसेज किस तरह से बनते हैं, स्फेरिकल लेंसेज के बारे में एक बेसिक आइडिया भी हमको लग गया। टेक्निकल पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। हमें ये पता चल गया कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस क्या होता है, फोकस कॉन्वेक्स लेंस का या कॉन्केव लेंस का कैसे डिटरमाइन होता है, 2f1 और 2f2 यानी दोनों साइड का सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स वो क्या हैं। ये बेसिक आइडियाज़ आपको टेक्निकल टर्म्स के बारे में हो गए हैं। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। जैसा हम उस दिन कह रहे थे कि इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज के लिए भी हमको मिरर की तरह से ही बात करना पड़ेगी। मतलब मिरर में जिस तरह से हम कहते थे कि भाई कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन होना चाहिए, इमेज का पोजीशन तभी पता चलेगा। यानी कि एक लेंस किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो हम बारी बारी से कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस किस तरह से इमेज बनाते हैं दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कॉन्केव मिरर 6 डिफरेंट पोजीशंस में इमेजेस बनाता था, 6 डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस बनाता था, उस तरह से कॉन्वेक्स लेंस भी 6 डिफरेंट टाइप की इमेज बनाता है। तो हम शुरुआत कॉन्वेक्स लेंस से करते हैं, कॉन्केव लेंस उसके बाद में सीखेंगे। आज हम कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस के बारे में खास करके बात करने वाले हैं। तो देखें कि ये जो हमारा लेंस है, इस तरह का, हम इसे अगर कॉन्वेक्स लेंस या जिसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, वो कुछ इस टाइप का लेंस होता है ना। ऐसा स्ट्रक्चर है। हमें ये पता है कि इनके बीच में एक ऐसा अकेला पॉइंट है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जिसमें से होकर के जाने वाली रेज ऑफ लाइट कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होती, यानी बेंड नहीं होती, विदाउट सफरिंग रिफ्रैक्शन सीधी सीधी निकल जाती। तो हम इसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर भी दिखा देते हैं। कहीं ये ऑप्टिकल सेंटर है, समय मैंने बहुत बड़ा बनाया कि आपको दिखता है। छोटा सा एक पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है, पासिंग थ्रू विच ऑल द रेज पासिंग थ्रू द लेंस विल नेवर सफ़र एनी रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो हम इसके पैरामीटर्स जो भी, जैसे हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, एक f1 f2, देयर आर 2 प्रिंसिपल फोकाई, ऑप्टिकल सेंटर O, और लेफ्ट हैंड साइड 2f1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड राइट हैंड साइड 2f2 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमारा स्टेज सेट हो गया कि अब हम बात कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि व्हाट आर द रिप्रेजेंटेटिव रेज वी आर गोइंग टू टेक फॉर रे डायग्राम्स। हमको बेसिकली सारा इमेज फॉर्मेशन जो है, जैसे मिरर में हमने किया था, वैसे लेंसेज में भी रे डायग्राम्स के थ्रू बताना है। तो हम इसके सामने अगर एक ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो सकता है, यहाँ रखा हो सकता है, यहाँ रखा हो सकता है, कहीं भी रखा हो सकता है, जहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज फॉर्मेशन इसके रिलेटिव पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द लेंस के अकॉर्डिंग लेंस बना देगा। लेकिन व्हाट रेज यू आर गोइंग टू यूज टू रिप्रेजेंट द इमेज, यानी इमेज फॉर्मेशन को डिपिक्ट करने के लिए जो रे डायग्राम हमने बनाना है उसमें रेज कौन सी लोगे। तो पहला जो रिप्रेजेंटेटिव रे है वो तो वही जो हमेशा होता है, रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब इस कन्वर्जिंग लेंस में से होकर के गुजरेगी तो वो f2 को क्रॉस करके निकलेगी।
हाँ, वो F2 को क्रॉस करके चली जाएगी ऐसे। इसको हम थोड़ा सा इसका पोजीशन इधर ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है। ये क्योंकि नापा हुआ नहीं है तो थोड़ी सी हमसे गलती भी हो सकती है इसमें, ये मेजर्ड नहीं है, ये तो हम अंदाजे से बना रहे हैं ऐसे ही, मतलब F2 का पोजीशन यही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना क्लोज बन जाए उतना बन जाता है ना, दिस इज़ गुड इनफ। तो एक रे ऑफ लाइट, रिप्रेजेंटेटिव रेज की बात कर रहे हैं। नंबर 1, रे ऑफ लाइट विच moves parallel to the principal axis after passing through the convex lens cuts principal axis at F2, ठीक है। ये पहला रिप्रेजेंटेटिव रे है। दूसरा रे जो रिप्रेजेंटेटिव रे होता है वो इस तरह का कि एक ऐसी रे निकले जो F1 को क्रॉस करके जाए। जो F1 को क्रॉस करके जाती है वो इसका ऑपोजिट रहती है, मतलब F1 को क्रॉस करके गई है, लेंस से टकराई है, लेंस ने उसको रिफ्रैक्ट कर देना है और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलने लग जाएगी। तो दूसरी रे हम यहाँ से निकालते हैं। हाँ, ये रे ऐसे चली गई, तो व्हेन इट विल पास थ्रू द लेंस it will start moving parallel to principal axis like this। दो। और तीसरी बिल्कुल सिंपल है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके निकले तो वो विदाउट बेंडिंग सीधे के सीधे चले जाती है। विदाउट बेंडिंग सीधे सीधे उसमें से पास हो जाती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों रेज जो हैं वो एक ही जगह पर क्रॉस करेंगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर सेम रखें हम तो ये तीनों एक ही जगह पर क्रॉस करती हैं, यानी ऑल द रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेंस, चाहे वो पैरेलल जा रही हो, चाहे वो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही हो, चाहे F1 से होके जा रही हो, उनका इंटरसेक्शन अगर वो सेम पॉइंट से निकले हैं या सेम ऑब्जेक्ट से निकले हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम रहेगा, मतलब वो डिस्टेंस ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द लेंस सेम रहेगा, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर सेम रहेगा। और इमेज फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि एक दो रे, मतलब हम कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट से तो पता नहीं कितनी रेज निकलती हैं, अनलिमिटेड अनकाउंटेबल रेज निकल रही हैं इसमें से तो, लेकिन हम केवल रिप्रेजेंटेटिव रेज ले रहे हैं। 3 रेज लेकर के, उनमें से कोई सी भी 2 रेज लेकर के हम उनका इंटरसेक्शन देखते हैं और वो इंटरसेक्शन हमको बताता है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज का पोजीशन बताता है। तो आप इनमें से कोई सी भी 2 रेज ले सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई अलग 2 रेज ली तो उससे इमेज की पोजीशन कुछ और हो गई और कोई और अलग 2 रेज ली तो इमेज की पोजीशन कुछ और हो गई। आप कोई भी रेज 2 इनमें से ले लें, आपको दिखेगा कि अगर वो सेम ऑब्जेक्ट से होके आ रही है या एक ही जगह से आ रही हैं तो वो एक ही जगह पर इंटरसेक्शन होगी। कॉन्वेक्स लेंस में एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। तो ये एक्चुअल इंटरसेक्शन होने की वजह से रियल इमेज बनती है ज़्यादातर केसेस में, मतलब आउट ऑफ 6 डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन वी सी दैट देयर आर आउट ऑफ 6 5 केसेस में रियल इमेज बनती है। ठीक है, और रियल इमेज आपको पता ही है क्या होता है। हाँ, रियल इमेज इज द इमेज विच इज फॉर्म्ड as a result of the actual intersection of the reflected or refracted rays। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम रिफ्लेक्टेड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, रिफ्रैक्टेड वर्ड यूज़ करेंगे, है ना। लेंसेज के केस में रिफ्रैक्शन, मिरर्स के केस में रिफ्लेक्शन। तो ये 3 रिप्रेजेंटेटिव रेज आपको मिल गई। इनमें से कोई सी भी 2 रेज आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक और लेंस बना लेते हैं, थोड़ा छोटा। थोड़ा बड़ा ज़्यादा बन गया, अभी ठीक है।
इसका भी एक ऑप्टिकल सेंटर बना देते हैं। जिस तरह से हम लेंस की बात मिरर की बात कर रहे थे, लेंस में भी 6 डिफरेंट पोजीशंस के लिए हमको इमेज फॉर्मेशन करना है। द ऑब्जेक्ट में बी एट infinity or on the principal axis beyond 2f1 or at 2f1 between 2f1 and f1 at f1 और between f1 and o। इन 6 पोजीशंस के लिए हम ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के लिए हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। फिर बाद में हम उसको एक वीडियो से भी देख लेंगे और एक टेबल बनाएंगे हम। उस टेबल में हम ये सब बातें लिखेंगे। क्या टेबल बनेगी? वहाँ पे जैसे बनी थी, हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पोजीशन व्हाट इज द इमेज पोजीशन, यानी इमेज कहाँ बनी, और कैसी बनी, इमेज टाइप क्या है, और मतलब इमेज का टाइप जब हम बोलते हैं तो एक्चुअली हम बात करते हैं नेचर की, नेचर ऑफ इमेज क्या है, और इमेज का मैग्निफिकेशन क्या है, मतलब इमेज का रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज। क्या मतलब हुआ रिलेटिव साइज का? कि एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट वो छोटी है, बड़ी है या सेम साइज है। उसको हम बोलते हैं रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन भी कहलाती है ये बात। तो यहाँ पे एक टेबल हम ड्रॉ कर लेंगे और उस टेबल में हम अपनी सब डिटेल्स लिख लेंगे। फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमको चाहिए कि ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी, फिर ऑब्जेक्ट रखा हो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड 2f1, फिर एट 2f1, फिर इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये भी थोड़ा ऊपर चले जाएगा। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हो बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन 2f1 and f1, at f1 and between f1 and o। For these 6 different positions of the object, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, for these 6 different positions of the object हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट पोजीशन हम ले लेंगे when the object is at infinite distance from the lens, infinity। जैसा कि मिरर्स के केस में भी आपने देखा है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी हो तो ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कम पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी अगर हम उनको ले लें तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू ईच अदर आने वाली रेज जो हैं वो f1 पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये दो रेज आती हुई दिख रही हैं, दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर हैं। आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड बाय दिस कन्वर्जिंग लेंस दे विल इंटरसेक्ट एट f2। f2 पर इंटरसेक्शन हो जाएगा। लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा
पहला केस हो गया when the object is placed at infinity, the rays are coming parallel to each other, parallel to principal axis. और actual intersection हो गया है after refraction at f2, तो image formation is at f2. actual intersection हुआ है तो image बनेगी real, और real है तो होगी inverted, क्योंकि real image inverted ही होती है. हाँ, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है. तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का नेचर हो गया. इमेज कहाँ बनी, इमेज का पोजीशन f2 हो गया, और इमेज का जो साइज़ है वो हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज हो गया. ये बातें हम अपनी टेबल में लिख देते हैं. क्या कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी द इमेज पोजीशन विल बी एट f2. अब हम केवल f नहीं लिख सकते, इसका फोकस रियल फोकस है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, हम लिखते हैं एट f2, क्योंकि f1 अलग जगह पर बना हुआ है. और इमेज टाइप, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज पॉइंट साइज. पॉइंट साइज को हम हाईली डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, यानी बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड यानी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, हाँ, इट कैन बी अ ट्री आउट ऑफ द विंडो ऑफ योर लैब, जहाँ पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी इन्फिनिटी ही माना जाएगा. केवल सन नहीं, सन तो इन्फिनिटी है ही. हालांकि सन के, और कई लोग, एक्चुअली मैं ये बात इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. उनके हिसाब से इन्फिनिटी इज समथिंग विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, है ना, मैथमेटिकली तो बात यही है. लेकिन अब देखो, अगर आप किसी स्टार को या सन को इनफाइनाइट डिस्टेंस या वहाँ से आने वाली रेस को हम इन्फिनिटी से आने वाली रेस बोल रहे हैं, तो मेज़रमेंट तो आप वो डिस्टेंस का भी कर सकते हो. तो ऑप्टिक्स में इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं अपर्चर का साइज़. हमने कहा था कि हम यहाँ पर ऐसे लेंसेस यूज़ करने वाले हैं. 10th क्लास में हम उन लेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि थिन होंगे. थिन लेंसेस विद स्मॉल अपर्चर, उनके अपर्चर छोटे होंगे, उनके जो अपर्चर जो हैं उनका साइज़ जो होगा वो भी उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा. ये बात की थी ना हमने. तो हम जो जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी कब कहा जाएगा, जब अपर्चर के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, तो हम उसको इन्फिनिटी बोलते हैं. वहाँ से आने वाली रेज ऑफ लाइट को पैरेलल कंसीडर किया जाता है. ठीक है, यानी आप एक ट्री आउटसाइड द विंडो ऑफ योर लैब को भी इनफाइनाइट डिस्टेंस बोल सकते हो ऑप्टिक्स की कंटेक्स्ट में. हाँ, नहीं तो आप बोलोगे अरे ये रहा पेड़, तो इसको इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हो. बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि हम रिलेटिव डिस्टेंस एज कंपेयर टू द अपर्चर ऑफ द लेंस, लेंस हमने छोटे लेने, थिन लेंसेज विथ स्मॉल अपर्चर. ठीक है ना. तो ये बात समझें कि ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी एट f2, रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, ये बात हमको पता चल गई. अब हम ऑब्जेक्ट को लेकर के आए नियर. मैं इसकी कॉपीज़ पहले कर लेता हूँ खूब सारी, है ना, हमको, क्योंकि ये 6 बनाने हैं. फिर से बड़ा बन गया तो इसको फिर छोटा कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज आई गेस अ गुड साइज. और इस पे भी हम बना लेंगे अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बना दो. इधर एक फिर से f1, इधर f2, उधर 2f2, इधर 2f1, और हम ऐसे बहुत सारे बना लेंगे.
जिससे कि हमको आगे बार बार इसे ड्रॉ नहीं करना पड़े। और क्या चाहिए था हमको, कितना, हम एक हो गया, दो, तीन, अभी हमको दो और चाहिए। इसमें से एक और निकल आएगा। तो इनको दूर दूर भेज देते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक ज़्यादा हो गया। इसको, इस वाले को हटा देते हैं, है ना। तो अब हम अगली बात अपनी करते हैं, क्या कि ऑब्जेक्ट को अब ले आओ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड, थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं ना, इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमको। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखना है अभी हमें इसे, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखना है बियॉन्ड 2f1। वहाँ पे हम बियॉन्ड c बोलते थे मिरर के केस में, यहाँ पे हम बोल रहे हैं बियॉन्ड 2f1। तो ऑब्जेक्ट हमारा रखा है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड 2f1। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट, हमको अब अपनी रिप्रेजेंटेटिव रेज जो तीन हमने बनाई थी उसमें से केवल दो कोई सी भी यूज़ करनी है। तो आई कैन यूज़ रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो f2 को क्रॉस करके निकल जाएगी, और दूसरी जो f1 को क्रॉस करके निकलेगी और लेंस से टकराएगी, वो पैरेलल निकल जाएगी। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब एक रे आई है इस तरह से, तो ये तो f2 से जा रही है, ये क्या हो गया, टेढ़ी मेढ़ी, f2 से होके जा रही है। पोजीशन इसकी ठीक कर लेते हैं थोड़ी, ऐसे, थोड़ा और इधर, ऐसे। तो ये जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, वो इस तरह से बेंड होगी कि वो f2 से होकर के निकल जाएगी। ठीक, ये f2 से होके ऐसे निकल जाएगी। अब दूसरा जो होगा, दूसरी रे इसी पॉइंट से निकालो, या तो आप f1 से निकाल दो जो कि पैरेलल जाए, या आप O से निकालो, O से निकालोगे सीधी चली जाएगी, जो मर्जी करो आप। अपन इससे f1 से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको f1 से निकाल लेते हैं। जब ये f1 से होकर के और लेंस में से होके जाएगी तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी, और अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी तो इसको बिटवीन f2 और f2 एंड 2f2 इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा इसे। ऐसा ही होगा। अरे यार ये क्यों हिल रहा है,
फिर से बना देता हूँ इसको। ये इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है बिटवीन F2 एंड 2F2। तो मैं इस रे को ऐसे लेके आया हूँ और ये ऐसे चली गई है और इमेज बनेगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसी दिख रही है? इसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये इमेज जो हमारी है ये छोटी बनी है। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड पोजीशन बिटवीन F2 एंड 2F2। ये बातें हम अपने टेबल में लिख देते हैं। क्या? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1 then image position is between F2 and 2F2। और इमेज का टाइप या इमेज का नेचर क्या है? इमेज का नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज तो नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है, लेकिन छोटी तो है, तो डिमिनिश्ड। ये इंफॉर्मेशन जो रे डायग्राम से आई है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। अब तीसरा पोजीशन क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट को और पास ले आओ। पहले वो इन्फिनिटी पे था, हाँ, ऑब्जेक्ट वॉज एट इन्फिनिटी। अभी ऑब्जेक्ट आ गया है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड 2F1। तो अब इसे और आगे लाएंगे तो इसको 2F1 पे रखना होगा। तो ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। याद करो मिरर के केस में क्या हुआ था? मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर के सामने जब एक ऑब्जेक्ट रखा था ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी, रियल इन्वर्टेड। मिरर में रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, लेंस में टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड बनती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से इंटरसेक्शन हो रही है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से इंटरसेक्शन हो रहा था। तो इसको भी बना लेते हैं अपन कि एक रे ऐसे गई और F2 को क्रॉस करके निकल गई, दूसरी रे F1 से निकल के गई तो वो पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाएगी इन सच अ वे that it will intersect it ये इसको इंटरसेक्ट करेगी एट अ पोजीशन जहां पर सेम साइज की इमेज बनती है। तो रे हमारी आ रही है इधर से, एक इधर से, ये तो चली गई ऐसे ही जैसे एज यूजुअल जाती है, और दूसरी इंटरसेक्ट करेगी एट 2F2। अभी ये और ये दोनों सेम साइज के हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर है। रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज, इमेज का साइज जो है वो सेम है। इस इंफॉर्मेशन को टेबल में लिख दो। When the object is at 2F1, the image formed would be at 2F2। इस साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा तो दूसरे साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बन जाएगी रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज की इमेज बनेगी। तो ये हमारा ये वाला केस हो गया। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या करें। ऑब्जेक्ट को अब रख दें बिटवीन 2F1 एंड F1, इन दोनों के बीच में रख दो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने।
जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1 रखा है तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, वो तो एज इट इज आफ्टर गेटिंग रिफ्रैक्टेड इट विल मूव लाइक दिस। इसको हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं ऐसे, ठीक है अभी बिल्कुल। तो ये चले गई ऐसे। F1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस F2 को क्रॉस करके निकल गई। अब दूसरी जो F1 से होके निकलेगी, O से होके भी निकाल सकते हैं, F1 से भी होके निकाल सकते हैं, एक ही बात है। क्योंकि हम F1 से ही निकालते आए हैं तो हम F1 से निकालेंगे। ये थोड़ा सा इसका पोजीशन ऐसा हो गया है ना, ये ऐसे आई है। तो ये इसको थोड़ा सा हम आगे और ले लेते हैं। तो ये जब बेंड होगी, जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो इट विल गो लाइक दिस। तो एक्चुअली इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये बियॉन्ड 2f2 इंटरसेक्ट करेगी। बियॉन्ड 2f2 इंटरसेक्ट करेगी। इसको हम थोड़ा सा इसका पोजीशन ठीक कर देते हैं। ऐसे है ना, ऐसे है ये। तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है बियॉन्ड 2f2। अब इमेज जो होगी उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। वैसा ही केस है जैसा कॉनकेव मिरर में था कि जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होता था तो बियॉन्ड C रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज बनती थी। वही इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे लिखने हैं, बस थोड़े से पैरामीटर C की जगह 2f1 लिख देना पड़ेगा हमको, या 2f2 लिख देना पड़ेगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज का पोजीशन कहाँ चला गया? इमेज चली गई बियॉन्ड 2f2। और है अभी भी रियल इन्वर्टेड, क्योंकि it is formed as a result of actual intersection of the rays can be projected on a screen। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। और अब ये बड़ी हो गई, इसको हम या तो इनलार्ज्ड बोलते हैं या तो हम इसको मैग्नीफाइड भी बोलते हैं। कहीं पे मैग्नीफाइड लिखा हो तो भी आप समझ जाओ कि इनलार्ज की बात हो रही है। टर्मिनोलॉजी ठीक से पता होना चाहिए। अब हमारा 5वां केस ले लो। ऑब्जेक्ट रखा है, अब और आगे ले जाओगे तो ऑब्वियसली उसको F1 पे रखना पड़ेगा। जब हम ऑब्जेक्ट को F1 पे रखते हैं तो रेज ऑफ लाइट, अब हम 2 रिप्रेजेंटेटिव रेज ही यूज़ कर सकते हैं। F1 में से तो गुजार नहीं सकते उसको, क्योंकि F1 पे तो ऑब्जेक्ट ही रख दिया हमने। तो रेज ऑफ लाइट हमारे पास में रिप्रेजेंटेटिव रेज 2 ही बची, एक तो जो पैरेलल जाती है और दूसरी जो O में से होके जाती है। ठीक है, O में से जो होके जाएगी वो तो सीधी ही चली जाएगी बिना किसी बेंडिंग के, एज इट इज़ सीधी चली जाएगी वो, तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं। और ये वाली भी F2 से सीधी जाएगी।
इसको भी हम देखते आए हैं काफ़ी टाइम से कि ऐसा ही हो रहा है। ये दोनों रेज ऑफ लाइट जो हमको दिख रही हैं, एक F2 से जाती हुई और एक F2 से जा रही है और एक जा रही है O में से होके। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही हैं। तो दे विल मूव पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस। और आपको पता है कि जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल से आती हैं तो मतलब इन्फिनिटी से आती हैं, और जब पैरेलल जा रही होंगी तो वो इन्फिनिटी पर जा रही होंगी। तो हम कहते हैं कि दे मीट एट इन्फिनिटी एंड अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड विच इज़ हाईली इनलार्ज्ड। बहुत बड़ी इमेज बनती है, हाईली इनलार्ज इमेज बनती है। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। तो ये इन्फॉर्मेशन हम अपनी टेबल में लिख लेते हैं। क्या? when the object is at F1, प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज का पोजीशन हो गया इन्फिनिटी। हाँ, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज F पर थी, फोकस पे थी एट F2। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पे चली गई है। इमेज अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड ही मानी जाएगी, हालांकि हम इन्फिनिटी पे ले जा करके कोई स्क्रीन नहीं रखने वाले हैं, लेकिन वी अंडरस्टैंड दैट कि वो इन्फिनिटी पे मिल रही है। हम ये मानते हैं कि वो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्शन रियल इंटरसेक्शन या एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड और हाईली इनलार्ज्ड इमेज विल बी फॉर्म्ड। बहुत बड़ी इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। अब हमारा लास्ट केस रहता है when the object is placed between F1 and O। एक ही जगह बची अब तो, बाकी सारी तो एक्सप्लोर कर लिया हमने। इन्फिनिटी, बियॉन्ड टू F1, एट टू F1, बिटवीन टू F1 एंड F1, एट F1। अब एक ही जगह बची F1 एंड O। तो F1 एंड O के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसे बनती है? एक रे जो कि हमने ले लिया कि इस तरह से पैरेलल गई है, वो तो F2 से होके ही जाएगी। ये तो F2 से होके ही जाएगी। इसका पोजीशन थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। इस तरह से जा रही है F2 से होके। ठीक है? ठीक नहीं है, अब ठीक है ऑलमोस्ट। तो F2 से होके जा रही है। और दूसरी जो O से निकल के जाएगी वो ऐसे जाएगी। अब आपको इसे देख के लग भी रहा होगा कि ये दोनों रेस जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। वो कहीं और जा रही है, कहीं और जा रही है ना? ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ये एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है। और आपको पता ही है कि रेज ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, तो कोई चांस नहीं है कि ये दोनों आपस में कभी एक्चुअली इंटरसेक्ट कर सकती हैं। एक्चुअल इंटरसेक्शन अब इनका नहीं होगा। दे अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग लाइक दिस। इसको मैं इसको अगर हम बैकवर्ड प्रोजेक्ट करें ऐसे, इसको भी बैकवर्ड प्रोजेक्ट करें ऐसे, तो दे अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट बिहाइंड द इमेज, एट द सेम साइड एज द इमेज, और हमेशा बिहाइंड द इमेज एक बड़ी इमेज बनती है। कैसी? अब आपको ये नहीं देखना कि वो F1 है या F1 F2, कुछ नहीं। आपको ये देखना है कि वो बनी है एट द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट वाले साइड पे ही इमेज बनेगी। दिस इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विच कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। तो अगर स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते तो देखेंगे कहाँ? यहाँ पे अपनी आँख रख के देखोगे
तो इसमें से जब अपन लेंस में से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा. दिस इज वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. दिस इज द केस ऑफ आवर मैग्नीफाइंग ग्लास. जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को इस तरह से रखते हो, आप ऑब्जेक्ट समझो, ये ओ जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है. तो हम इतना पास इस लेंस को ले आए कि ये ऑब्जेक्ट हमारा F1 और O के बीच में आ जाए. तो जब हम उसको इधर से देखेंगे थ्रू द लेंस तो हमें ये O बड़ा दिखाई देगा, मैग्नीफाइड दिखाई देगा. और बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ये इसकी वर्चुअल इमेज बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है जो हम देख रहे हैं. आप इस लेंस से किसी को बड़ा थोड़ी कर सकते हो. हाँ, आपने उस ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया क्या? इससे ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं क्या लेंस से? ऑब्जेक्ट को बड़ा करना होता है लेंस से तो फिर क्या है कि भाई छोटा बच्चा है, लेंस दिखाया बड़ा कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है ना. तो लेंस जो है वो आपको वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज दिखा रहा है ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट तो जैसा था वैसा ही है ना. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इमेज यहाँ बनती है. इस बात का मतलब क्या है कि अगर हम थ्रू द लेंस इसको देखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमें ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज दिखती है. ये आपके 6 केसेस हैं. छठा केस भी इस टेबल में मेंशन कर देते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑलवेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. ये बात भी ध्यान रखना. हालांकि ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता आपकी बुक में, लेकिन ये याद रखें कि ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ही बन सकती है, उसके पहले बन ही नहीं सकती. इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. दिस इज द ओनली केस जब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है. और वर्चुअल तो इरेक्ट ही होती है. और ये इमेज इनलार्ज्ड होती है, मैग्नीफाइड होती है. हाँ, दैट इज वाई हम इस लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैग्नीफिकेशन के लिए काम में आता है. क्लियर है ये बात? सारे डायग्राम्स आपको समझ में आ गए? हाँ, दिस इज केस 1. एंड द ऑब्जेक्ट was placed at infinity, इमेज बनी F2 पर, रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज. सेकेंड केस, when the object was placed on the principal axis beyond 2f1, इमेज बनी between f2 and 2f2. between f2 and 2f2 इमेज बन गई. कैसी बनी? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. थर्ड केस, when the object is moved to 2f1, इमेज भी गई 2f2 पे, सेम साइज की इमेज बनी है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज. फिर ऑब्जेक्ट को लेंस के और करीब ले गए, लेंस के और पास ले गए और हमने उसको बिटवीन 2f1 एंड f1 रख दिया. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन 2f1 एंड f1, इमेज और दूर चली गई, थोड़ी बड़ी हो गई. हाँ, f2 एंड 2f बियॉन्ड 2f2 चली गई अभी, और अब वो इनलार्ज्ड इमेज है, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड. देन द फिफ्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट f1, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, इमेज चली गई इन्फिनिटी पे, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड. और लास्ट केस हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का है, ये वाला जो हमने अभी अभी सीखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रख दें तो इमेज उस तरफ बन ही नहीं पाती है. हाँ, इमेज कहाँ चली जाती है? इमेज चली जाती है इस तरफ, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज बनती है. एंड दिस इज द केस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, अब ये बात एक छोटे से वीडियो से और समझ लेते हैं, क्योंकि रे डायग्राम्स जैसे हम बनाते गए तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है रे डायग्राम बनाने में. तो
देखो बस वही बातें जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक एनिमेटेड लेबोरेटरी सेटअप दिया हुआ है जिसमें O, F1, F2, 2F1, 2F2 एक टेबल पे, इसको हम ऑप्टिकल बेंच बोलते हैं। एक्चुअली होती है ये ऑप्टिकल बेंच पर ही एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जिसमें हम लेंस या मिरर रख के उनकी फोकल लेंथ मेज़र कर पाते हैं या इमेज फॉर्मेशन इस तरह से कर पाते हैं। तो बस उसी चीज़ को हम थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में, जिससे बेटर आपको समझ में आ जाए। लेंस को हमने स्टैंड पे रखा हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, वो स्क्रीन है, ये एक ऑब्जेक्ट है कैंडल इसलिए जिससे कि एक शार्प इमेज बने तो हमको अच्छे से दिख जाए। रियल इमेज स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की जा सकती है। तो एक केस तो ये, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे ले गए तो इमेज जो है वो एग्जैक्टली स्क्रीन पर बनेगी। स्क्रीन को पास लाना पड़ेगा। स्क्रीन को जब आप F2 पे रख दोगे तो F2 पर आपका स्क्रीन आया, यहाँ पर एक शार्प इमेज, पॉइंट साइज इमेज यहाँ पे बन जाएगी, है ना। ये इमेज यहाँ पे बन गई। अब आप ऑब्जेक्ट को लेके आओगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ना। यहाँ तो आपको रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज इमेज बन गई। F2 पर स्क्रीन रखा है, मतलब इमेज का पोजीशन F2 है। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखा तो इसे पीछे लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बिटवीन F2 एंड 2F2 जब आप स्क्रीन रखोगे तो एक रियल एंड इन्वर्टेड, आपको कैंडल उल्टी दिखाई देगी। यहाँ पे केवल कैंडल की फ्लेम दिखाई दे रही है, इन्वर्टेड है, उल्टी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इस तरह से बनती है, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि अगर ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखें तो स्क्रीन को 2F2 पे रखना पड़ेगा, सेम साइज इमेज बनेगी। बिटवीन 2F1 एंड F1 अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो स्क्रीन को बियॉन्ड 2F2 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस रखना पड़ेगा, इमेज इनलार्ज होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को F1 पे रख लें तो समझने की बात है कि F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इन्फिनिटी का मतलब क्या, इन्फिनिटी पे बनती है, मतलब कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट रखा F1 पे। आप इसे कहीं भी लेके जाओ, आगे पीछे, आपको पता चलेगा कि इस पे इमेज ही नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम हम देखते हैं कि ये दोनों चले गए इन्फिनिटी पे। हाँ, ये रे डायग्राम हमने अभी बनाया था, इन्होंने इस तरह से दिखाया है कि ये इन्फिनिटी पे चली गई तो इसके ऊपर इमेज बन ही नहीं पाएगी। आपको मतलब अपने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब आप ऑब्जेक्ट को पास लेके गए, कहाँ ले गए, बिटवीन F1 एंड O, बिल्कुल पास लेकर के चले गए इस कैंडल को, तो आपको इस स्क्रीन के ऊपर कोई इमेज नहीं मिलने वाली। अब दिस इज़ द पोजीशन, हमने कहा था कि इसमें से होकर के हम देख रहे हैं, बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट, जो दो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट दिख रही हैं, एक ये जाती दिख रही है, एक ये जाती दिख रही है, तो दे एक्चुअली मूव इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस इन सच अ वे दैट दे विल नेवर इंटरसेक्ट एक्चुअली। तो रियल इमेज कभी नहीं बन पाएगी। लेकिन इनका बैकवर्ड प्रोजेक्शन करते हैं तो हमको यहाँ पे इमेज दिख रही है, मतलब हम इसमें से देखते हैं तो दिस इज द मैग्नीफाइंग ग्लास, हमें इमेज जो है वो मैग्नीफाइड दिख रही है। दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के सामने 6 डिफरेंट पोजीशंस के लिए आज हमने सीखा कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है। ये जो हमने टेबल बनाई है, ये सारे डायग्राम्स आपको तैयार करने हैं, बनाने सीखने हैं, और ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गई है। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जितनी भी बातें करनी थी वो हमने कर ली है। कल हम इनके कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी सेम बातें करेंगे, हालांकि कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम बातें करेंगे। कॉनकेव लेंस जो है वो उसमें ऐसी 6 केसेस नहीं होते। जैसे हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, वैसे कॉनकेव लेंस में भी 2 ही केसेस होते हैं। तो वो हम सीखेंगे, फिर इन लेंसेज के कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं उनको देखेंगे, और फिर हम आगे साइन कन्वेंशंस एंड न्यूमेरिकल की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।